नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गिरिराज मीना आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद जीएम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका अध्याय 1.3 है, उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पढ़ने वाले हैं। क्या पूछा गया है इसमें आपसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट जो 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है जी। इससे पहले हमने बहुत सारे उदाहरण कर लिए हैं जिसमें अंडर रूट 2 है उसको एक अपरिमेय सिद्ध करना हमने सीखा है। उसके बाद में अंडर रूट 3 है उसको भी हमने अपरिमेय सिद्ध करना सीखा है। ठीक है। और उसी के आधार पे उन जो दोनों हमने उदाहरण किए हैं उन्हीं के आधार में जहाँ पे आपने अंडर रूट 2 लिखा है, जहाँ पे आपने अंडर रूट 3 लिखा है, उस स्थिति में केवल आपको क्या परिवर्तन करना है कि जो अंडर रूट 3 है या अंडर रूट 2 है उसकी जगह पे केवल अंडर रूट 5 का प्रयोग करना है। और जहां जहां पे हमने 2 का प्रयोग किया है, 3 का प्रयोग किया है, वहां पे अपने को 5 का प्रयोग करना है। बाकी उसी आधार पे आपका सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, उसी आधार पे ये सिद्ध हो जाएगा। बड़ा ही आसानी से हम इसको हल करने वाले हैं। एक बार बस आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और बड़े ही ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो चले आ जाओ। सबसे पहले देखो बेटा, यहां से जो आपकी एक अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है ना, इसको सबसे पहले आप परिमेय संख्या मान लीजिए। तो हम यहां पे लिखेंगे कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है जी। तब हम इसमें लिखेंगे कि तब इसे P व Q के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। P व Q के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा, आपको पता है कि कोई भी आपकी जो परिमेय संख्या होती है उसको आप एक भिन्न के रूप में लिख सकते हो, P बटे Q के रूप में लिख सकते हो। और जब भी हमने एक परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी है ना, तो उसमें परिभाषा में क्या पढ़ा है कि ऐसी संख्या जिसको P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात उसको एक भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो वो कौन सी संख्या होती है आपकी, एक परिमेय संख्या हो जाती है। और परिमेय संख्या को यहाँ पे हमने अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना है, उस स्थिति में P व Q के रूप में लिखेंगे तो हम इसको एक भिन्न के रूप में लिखेंगे। अर्थात यहां से हमने जो लिखा है उसके लिए हम क्या लिखने वाला है यहां से कि अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, ये P बटे Q के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में हम यहां पे कहने वाले हैं कि Q क्या नहीं होना चाहिए, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में हर कभी 0 नहीं हो सकता, तो उस स्थिति में हमने कह दिया कि Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और यहां पर हमने कहा कि जहां P व जो Q है ना बेटा, ये कौन से पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ये सह अभाज्य पूर्णांक क्या होता है बेटा, सह अभाज्य पूर्णांक होता है जिनका कोई एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अर्थात इनका एक के अतिरिक्त कोई क्या नहीं होता है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने मान लिया कि जिसको P व Q के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। और यहाँ पे हमने अंडर रूट 5 बराबर P बटे Q कह दिया, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P व Q जो आपके पद है यहाँ पे, P व Q को हमने क्या कह दिया कि ये सह अभाज्य पूर्णांक है, अर्थात इनका कोई भी एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और ये नहीं होगा तो आगे कैसे करना है, वही अपने जो पहले वाले उदाहरण किए उन्हीं की तर्ज पे इसको लेके चलेंगे। तो हमने लिखा जी यहाँ से Q का आप पक्षांतरण कर लीजिएगा, यहाँ से Q का पक्षांतरण आपने किया तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि अंडर रूट का 5 साथ में है Q बराबर हमने लिख दिया जी P।
ठीक है। ऐसा पद देखो क्यू का हमने पक्षांतरण कर दिया, √5q हो गया बराबर में p मिल गया। और इस स्थिति में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि वर्ग करने पर, ठीक है, इसका हम वर्ग कर लेंगे बेटा। तो क्या लिखेंगे यहां से कि √5q का होल स्क्वायर बराबर यहां से है p का स्क्वायर, ठीक है जी। यहां पे अंडर की संख्या का जब भी वर्ग करते हैं तो वहां से अंडर हट जाता है, साथ में है यहाँ पे q, ये बना q का स्क्वायर और इधर कौन बैठा है जी, p का स्क्वायर है। ये अपना पद बना कि यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखते हैं। मैंने कहा है कि उन्हीं की तर्ज पे चलना, तो लैंग्वेज सारी की वो की वही है, भाषा सारी की वो की वही है। क्या भाषा लिखने वाले हैं यहाँ पे देखिएगा, जो q स्क्वायर के साथ में गुणांक कौन दिख रहा है, 5 आपको गुणांक दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखो 5q स्क्वायर है, तो आप ये जानते हो कि भाई इसका गुणांक 5 है, तो पक्का इस 5q स्क्वायर में किसका भाग जाने वाला है, 5 का भाग 5 का भाग यहाँ पे इसमें जाने वाला है। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये 5q स्क्वायर है, 5q स्क्वायर है, वो किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5q स्क्वायर का गुणांक क्या है, 5 यहाँ पे गुणांक है और ये इसका गुणांक, तो ये किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 5q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। और आपको पता है कि ये 5 से विभाज्य है बेटा, देखो ये वाला पद आपका 5 से विभाज्य है, तो यहां पे जो भी संख्या बन रही है बीच में बराबर का चिन्ह लगा, तो इसके बराबर इधर वाला पद है। यहां पे जो भी पद आपका बन रहा है और यहां पे इक्वल का चिन्ह लगा है, बराबर का चिन्ह लगा है, तो ये भी इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। अर्थात इसकी जितनी वैल्यू, इसका जितना मान है उतना को उतना मान किसका है जी, आपके इस वाले पद का मान है। तो हमने कहा कि 5q स्क्वायर यदि आपके 5 से विभाज्य है तो इधर से क्या होगा, तो p स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य होगा। और ये 5 से विभाज्य होगा तो सुनना ध्यान से कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो जो आपकी प्रमेय है कौन सी वाली, 1.3, प्रमेय 1.3 से ये जो 5 है ये किसको भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। कि यहां पे हम लिख देंगे कि प्रमेय 1.3 से p भी 5 से क्या है, विभाज्य है। और p भी 5 से विभाज्य है। तो आप एक बार इसको तो परिणाम नंबर 1, समीकरण नंबर 1 दीजिएगा। और जो ये वाला पद अपने को मिला है कि p किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इस वाले पद को आप समीकरण नंबर दे दीजिएगा, कितना, 2 आप दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए बेटा कि जो ये 5p स्क्वायर है, ये जो p है ना, p पद है, ये आपका 5 से विभाजित हो रहा है। किससे विभाजित हो रहा है, ये p है 5 से विभाज्य हो रहा है। तो भाई p 5 से विभाज्य, तो इसके बराबर में कोई भी हम पद रखेंगे तो पक्का वो भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। कह दिए p 5 से विभाज्य, तो 5 बराबर 10, ये p बराबर 10 भी रख सकते हैं, 5 से विभाज्य है, p बराबर 15 भी रख सकते हैं, 5 से विभाज्य है, p बराबर हम क्या रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो भी किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि तब p बराबर 5r, 5 से विभाज्य चाहिए, तो p बराबर 5r लिखा जा सकता है। और बेटा ये p बराबर 5r लिखा जा सकता है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जहां r एक क्या है जी, पूर्णांक है, r एक क्या है, पूर्णांक है। और r आपका एक पूर्णांक हो गया, तो इस स्थिति में हम कहां से लेंगे, देखिएगा समीकरण 1 में जो ये p दिख रहा है ना आपको, समीकरण 1 में जो p दिख रहा है, उस p की जगह पे आपको 5r रखना है, 5r रखना है। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से बात करें तो इधर वाला जो 5q स्क्वायर है ना बेटा, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 5q स्क्वायर बराबर, और जो ये p है ना, इस p की जगह पे हम रख देंगे कितना, 5r रख देंगे, क्योंकि p की जगह पे हमने 5r माना है। तो यहाँ पे रख दिया हमने 5r, और बाहर कौन है जिसके स्क्वायर आपके लगा है, यहाँ से इसका स्क्वायर हल कर लेंगे, तो हमने लिख दिया 5q का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग कर लिया तो कितना हो जाएगा जी, 25 आपको मिलेगा। आपने लिखा यहाँ से 25 और साथ में कौन दे रखा है जी, r का स्क्वायर हो जाएगा। इसके साथ में क्या है, 5 है गुणांक, पक्षांतरण कर देंगे। और आपको पता है कि गुणा की संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो कहाँ जाती है जी, वो भाग में
इसके चली जाएगी और भाग में गई तो 25 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार भाग जाने वाला है। तो यहाँ पे लिखा हमने Q² बराबर 5 बार भाग गया तो 5R²। ठीक है, इसी का जैसा एक पद मिल गया 5Q² बराबर P² था, इसमें हमने लिखा 5 जो Q² है वो 5 से विभाज्य। इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे कि 5 जो R² है वो किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो इसमें हम लिखने वाले हैं, देखो बेटा, कि चूंकि 5R² 5 से क्या है जी, विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो भाई ये वाला पद 5 से विभाज्य है बेटा, तो इसके बराबर में जो भी पद होगा वो भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो हम लिखेंगे तो Q² भी किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है जी, 5 से विभाज्य है। तब आपकी कौन सी प्रमेय, तब प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से, और प्रमेय 1.3 से बात करेंगे तो क्या कहेगी कि Q² 5 से विभाज्य है, तो यहां पे Q भी 5 से क्या होगा बेटा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। और ये भी 5 से विभाज्य हो रहा है, तो सुनना ध्यान से कि आपका Q भी 5 से विभाज्य है। और इस वाले पद को हमने मान लिया जी समीकरण नंबर कौन सी, समीकरण नंबर 3 हमने मान लिया। अब ध्यान से सुनना बेटा, प्रारंभ में हमने माना कि P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है। कौन से पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, P व Q में किसी समान संख्या का भाग नहीं जाएगा। और यहाँ पे हमने पूरी कैलकुलेशन की तो समीकरण 2 में हमने प्राप्त किया, यहाँ पे जो आपकी समीकरण 2 प्राप्त हो रही है, इस समीकरण 2 में हमने क्या प्राप्त किया, हमने प्राप्त किया कि P किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। समीकरण 3 में क्या प्राप्त किया कि Q किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। अर्थात हमने इसके बाद में जो भी कैलकुलेशन की, समीकरण 2 और 3 अपने को क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि P व Q दोनों ही किससे विभाजित हो रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहे हैं। अर्थात P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया, 5 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। और बेटा आप यहां पे देखो कि हमने यहां पे माना है, क्या माना है, हमने यहां पे माना है कि P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और इसमें हमने यहां से प्राप्त किया, तो इसमें हमने क्या प्राप्त किया जी, समीकरण 2 और 3 में, कि अपने को मिला कि P व Q तो किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अरे भाई ये तो विरोधाभास हो गया, ये तो स्थिति उल्टी हो गई। कैसे, ये कह रहा है कि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। हमने समीकरण 2 और समीकरण 3 में प्राप्त किया कि 5 P व Q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। स्थिति विरोधाभास बनी कि नहीं बनी, और स्थिति विरोधाभास बन गई तो सुनना ध्यान से, स्थिति विरोधाभास किसकी वजह से बनी, हमने प्रारंभ में मान लिया, क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और ये मान लिया तो इससे अपने को गड़बड़ मिली कि 5 ये P और Q तो 5 से विभाज्य है, और क्या होने चाहिए थे, किसी भी एक समान पद से विभाज्य नहीं होने चाहिए थे। अर्थात शुरुआत में हमने प्रारंभ में जो मान लिया कि 5 एक परिमेय संख्या है, वही क्या है, गलत है। और 5 एक परिमेय संख्या वो गलत है, इसलिए 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 2 व 3 से परिणाम प्राप्त हुए कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है। ठीक है, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है। परंतु पूर्व में हमने माना है कि P व Q का, ठीक है जी, P व Q यहां लिख लेते हैं, माना है कि P व Q का कोई
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ऐसा हमने माना है, नहीं होगा। तो हम लिखेंगे जो कि क्या है बेटा, विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, और ये स्थिति विरोधाभास आ गई तो अतः हम क्या लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वह क्या हो गई, वह गलत है। समझे कि अतः हमारी कल्पना √5 एक परिमेय संख्या है, वह गलत है। इसलिए आप क्या लिखोगे कि इसलिए √5 एक कौन सी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। समझिएगा ध्यान से इसको एक बार। हमने अंत में लिखा कि समीकरण 2 व 3 से परिणाम प्राप्त हुए कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु पूर्व में हमने क्या माना कि P व Q का तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए ये कैसी स्थिति हो गई, विरोधाभास वाली स्थिति हो गई। और ये विरोधाभास कहां से उत्पन्न हुआ जी, कि आपका √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमने कह दिया कि अतः हमारी कल्पना √5 एक परिमेय संख्या वही क्या है, गलत है। और ये गलत है तो हम क्या कह देंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही अपने को क्या करना था जी, सिद्ध करना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा।